यदनुभावात् एडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुः जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचस निधत्तां सन्निधिं मानसे च। भारतीय शिक्षण मंडल के मेरे सारे बंधु, आप सबको मेरा प्रणाम। वर्तमान भारत के शिक्षा जगत के महामहिम अनेक विभूतियां यहाँ इस व्याख्यान सत्र में उपस्थित है। आप सबको प्रणाम करते हुए आज के सत्र का विषय आधारित करते हुए मेरा अपना वक्तव्य प्रारंभ करना चाहता हूं। वर्तमान शिक्षा के परिवेक्ष्य में संस्कृत का स्थान, अवदान, योगदान, इन विषयों के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। आज शिक्षा के बारे में हमें बहुत गंभीरता से सोचना है। शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों को पहचानने के एक उपाय है। इट इज ए टूल टू रिकॉग्नाइज द पावर्स विद इन आवरसेल्व्स। शिक्षा यह शब्द के व्युत्पत्ति यदि हम देखेंगे, विद्योपादाने, इस धातु से यह शब्द निष्पन्न हुआ है। द वर्ड शिक्षा is derived from the root शिक्ष विद्योपादान। विद्योपादान इसका मतलब है विद्या उपादान, अर्थात विद्या स्वीकार, अर्थात लर्निंग। मुझे आश्चर्य होता है कि शिक्षा इस शब्द को एजुकेशन इस अर्थ में उपयोग किया जाता है। वास्तविक रूप से शिक्षा शिक्षण देना नहीं है, शिक्षण लेना है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इट इज नॉट प्रोसेस ऑफ टीचिंग। तो आज हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, शिक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। लोगों को कैसे शिक्षा देनी है इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे सीखना है इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वास्तविक रूप से शिक्षा इसका अर्थ है सीखना, लर्निंग। We should teach ourselves how to learn. We are now of education. We are learning how to teach. Instead, I should teach how to learn. तो शिक्षा के बारे में जब हम करेंगे, स्थूल रूप से शिक्षा संस्कार लेने की प्रक्रिया है और संस्कार लेना है। संस्कार लेने की प्रक्रिया में अपने आप को अंतेवासी आचार्य दोनों को इसमें शामिल होना है। द टीचर, द टॉट, टीचर एंड प्यूपिल, द स्टूडेंट, both should get involved themselves in this process of learning. Even teacher is learning. Teacher is not teaching, but teacher is learning. ये कहां से इस प्रक्रिया शुरू है हमें देखना है। देखिए, जब एक मनुष्य जब प्राप्त करता है, शरीर धारण करता है, अपनी मातृ शरीर से बाहर निकलता है, शरीर प्राप्त करते हुए प्राणी मात्र जैसा उनका व्यवहार होता है। एक प्राणी को मनुष्य बनाने के लिए कुछ संस्कार देना पड़ता है, और एक मनुष्य को, सामान्य मनुष्य को अव्यक्त रूप कहने वाला मनुष्य व्यक्ति के लिए, अव्यक्त को व्यक्ति बनाने के लिए कुछ संस्कार देनी पड़ती है। और एक व्यक्ति को पुरुष बनाने के लिए, एक समाज में उपयुक्त व्यक्ति बनाने के लिए, व्यक्ति को पुरुष बनाने के लिए, पुरुष वो होता है जिसका नॉलेज और स्किल होते हैं। जो
नॉलेजेबल होता है और स्किलफुल होता है, वही आदमी एक सत्व बन सकता है, समाज के लिए एक उपयोगी बन सकता है। इस दृष्टि से 3 स्तर है। स्तर प्राणी से मनुष्य बनना, और साधारण मनुष्य से एक व्यक्ति बनना, एक आइडेंटिटी के साथ उपयोगी बनना, सामाजिक उपयोग में मनुष्य बनाना, मनुष्य को व्यक्ति बनाना, व्यक्ति देन एक केवल आइडेंटिटी बनकर नहीं रहे, एक आइडेंटिटी, एक सामाजिक पुरुष बनना है, प्रजा बनना है। तो इस 3 से संस्कार की या संस्कार देने की प्रक्रिया हम इच्छा के स्वरूप सोचते हैं, तो वहां एक उपाय चाहिए, एक साधन। वह साधन में पक्ष यहाँ, वह साधन संस्कृत। संस्कृत एक भाषा नहीं है, संस्कृत एक संस्कृत करने के लिए एक है। तो प्राणी को मनुष्य, को व्यक्ति, व्यक्ति को एक पुरुष बनाने की क्रिया में संस्कृत एक साधन की तरफ, साधन के रूप में उपयोग है। संस्कृत में प्राधान्य रूप से आप संस्कृत को ही देखिए, प्रधानतः संस्कृत में देखते हैं उच्चारण भी, मतलब ये स्वर वर्ण व्यंजन शब्द को ठीक से उच्चारण करने के लिए हम प्रयास करते हैं। जब ठीक से उच्चारित शब्द हो जाता है वो संस्कृत बनता है। केवल उच्चारित शब्द संस्कृत नहीं बनता है, ठीक जिस तरीके से उच्चारण करना है, इट इज द वे इट इज टू बी अटर्ड। जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं उसमें कुछ निष्कृष्ट विधि के द्वारा उसका उच्चारण जब करेंगे तब संस्कृत बनता है, वह शब्द संस्कृत शब्द बनता है। तो यह उच्चारण विधि को संस्कृत सिखाता है हमें। संस्कृत सीखेंगे एक भाषा के रूप की उच्चारण विधि को नहीं सीखेंगे, तब हमारा भाषा संस्कृत नहीं बनती है। कोई भाषा, मराठी हो चाहे वो इंग्लिश हो, अपनी अपनी पद्धति से एक उच्चारण विधि है। वह उच्चारण विधि अत्यंत स्पष्ट रूप से हमारे संस्कृत पाणिनीय शिक्षा विधि में सिखाया गया है। इसलिए पहला को हम शिक्षा शब्द से उच्चारण विधि मानते हैं। शब्द का अर्थ विधि, तो उच्चारण विधि पूर्वक जब कोई भाषा उच्चारण किया गया तब वह संस्कृत बनता है, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो कन्नड़ हो, तमिल। तो उस भाषा को जब प्राकृत भाषा होती है, जैसे वो प्राणी जैसा उच्चारण करने वाला एक शिशु अपना उच्चारण विधि को उत्कृष्ट करते हुए प्रयासपूर्वक, अभ्यास पूर्वक जब स्पष्ट उच्चारण करना सीखता है, वो संस्कृत सीखता है। देखिए यहां भी संस्कृत है, क्योंकि हमारे पाणिनि ने 5 स्थानों में तालु, मूर्धा और ओष्ठ, 5 स्थानों में स्वर आदि कौलिन्यानाम कंठः यजुषाणाम, तालु ऋतुलसानाम, मूर्धा ऋतुर्षाणाम, मूर्धा दंताः उपपद्भान्यानाम, एवं क्रमेण एक क्रम से अकारादि वर्णों का उच्चारण हो सकता है। उन्होंने उस साइंस के द्वारा, मतलब स्वरों का उच्चारण स्थान को आइडेंटिफाई करते हुए उस स्थान पर इतना प्रयत्न से इतनी मात्रा से, इतना काल से शब्द और स्वर का उच्चारण बन गया, तभी वो स्पष्ट रूप उच्चारण हो जाता है। इतना स्पेसिफिक तरीके से उन्होंने हमें सिखाया है। तो इस बात को मैं संस्कृत कहना चाहता हूं। तो उसी तरह शब्द मतलब धातु और प्रत्यय जोड़ के एक शब्द को जोड़ना,
शब्द को व्यवस्थित रूप से कम्युनिकेट करना एक अलग मतलब हायर लेवल के संस्कार बनता है, शब्द संस्कार। इसको कहते हैं भाषा। तो पहला उच्चारण संस्कार चाहिए, लेवल पे भाषा संस्कार चाहिए, तीसरे लेवल पे संस्कार चाहिए। जो मन में जो अर्थ हमें स्फुरित है उसका भी संस्कार चाहिए, वह संस्कार को नॉलेज कहते हैं। जब वो क्रिया निकलता है वो कौशल बनता है। तो देखिए, उच्चारण विधि और भाषा का प्रयोग, उसके बाद अर्थ संस्कार, उसको हम नॉलेज कहते हैं, उसके बाद क्रिया संस्कार, उसको स्किल कहते हैं। सारे जगह में संस्कार की बात आती है। जब सारे जगह में जो संस्कार की बात आई है, इनको एक निष्कर्ष रूप में जब उसको बांधा जाता है, वह संस्कृत बनता है। तो आप देखिए, इसमें सामान्य को असामान्य के लिए, एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनने के लिए जो प्रक्रिया है, शिक्षा है, उसमें संस्कृत का उपयोग किया जाता है। इसलिए हमारी प्राचीन व्यवस्था में संस्कृत के बिना शिक्षा नहीं हो सकती, संस्कृत को लेके ही हो सकती। इसको वेद में एक स्थल में कहा जाता है वाग्मी जाया। पुरुष जो होता है, पुरुष के पत्नी है वाक, उसके बिना उसका जीवन यात्रा नहीं बनती है। पुरुष की जीवन यात्रा का अविभाज्य अंग वाक है। वाक क्या है? वाक संस्कृत का नाम है। बहुत लोगों को ये पता नहीं है, संस्कृत भाषा का अत्यंत प्राचीन नाम, शब्द, व्यवहारणीय शब्द वेदों जो वेदों में श्रुत है, वह है वाक। अब वाक के द्वारा हम पुरुष जीवन यात्रा के लिए, तो इस वाक के बारे में जब हम सोचेंगे, मैं इसको 3 स्तर पर रखना चाहता हूं। एक भाषा है, उसको लोक भाषा के रूप में हम देख सकते हैं। जन भाषा है, संवहन हेतु हम जन लोगों में जिस माध्यम द्वारा अध्ययन करते हैं, जिस माध्यम द्वारा हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, वह भाषा है, लोक भाषा है, भार भाषा है। जब वही वाक जब हमें दृष्टि देती है, वो विलोक भाषा बनती है, विलोक दृष्टि। जब वही हमें तत्वज्ञान देता है, वो भाषा बनता है, शास्त्र भाषा बनती है। वही भाषा अतिलोक बनती है। हमें लोकोत्तर बनाने के लिए, एक पुरुष को लोकोत्तर बनाने के लिए, वह भाषा एक उपाय, एक सोपान बन जाता है। तो भाषा परिभाषा है, परिभाषा अतिभाषा बनती है। संस्कृत भाषा में यह सारी शिक्षा उपलब्ध है। इसलिए हमें बहुत बड़ा सोपान है, जिसके द्वारा हम केवल इस जीवन सिद्धियां नहीं, जीवन की पूर्णता नहीं, पूर्ण जीवन के बाद अतिलोक में भी हम इसके एक पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्मत्व कर सकते हैं। इस दृष्टि से इसको दैवी वाक कहते हैं। तो इन्हीं मतलब एक पृष्ठभूमि के द्वारा आगे मैं मेरा कुछ वक्तव्य आपके साथ रखना चाहता हूं। इस विषय में प्रवेश करने से पहले आज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत का जो स्वरूप है, जो हंसते हैं संस्कृत है करके, उस तत्व को समझने के लिए 4 बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहता हूं। यह नेति संस्कृत क्या होती है? संस्कृत क्या है? भाषा है। लोग संस्कृत भाषा मानते हैं। जैसे कन्नड़ है, जैसे साठी है, वैसे संस्कृत भी है। लोग मानते हैं ये क्लासिकल लैंग्वेज, मतलब ये शास्त्रीय भाषा है, जैसे ग्रीक है, जैसे लाटिन है। संस्कृत एक धार्मिक भाषा है, जैसे पाली है, प्राकृत है, पर्शियन, अरबी है। एक वो बताते हैं संस्कृत सर्व भाषा का जननी है।
सब भारतीय भाषाओं की नहीं है, ये भी बात है। और कुछ लोग बोलते हैं संस्कृत जननी नहीं सकती है, क्योंकि प्राकृत से संस्कृत बनता है या प्राकृत बनता है, ये कहना ठीक होगा। प्राकृत से संस्कृत बनता है, ये संस्कृत जननी नहीं हो सकती, ये भी बात है। तो अनेक रूप से संस्कृत को देखा है, लोग देखते हैं, लोग उसको पहचानते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये सारे बातें के अर्ध सत्य स्वरूप का अर्ध सत्य बताते हैं। मैं मानता हूं ये नेति नेत्य आत्मा, जब आत्मा को बताना है, आत्मा को दिखा नहीं सकते हम, लेकिन आत्मा ये जानते हैं वह संस्कृत नहीं है, इतना मैं जानता हूं। जो आप जानते हैं मात्र नहीं है। आप कहते हैं संस्कृत एक क्लासिकल लैंग्वेज है, वो नहीं है। आप क्योंकि वो मात्र वो एक लोक भाषा भी है। आप चाहते हैं संस्कृत एक धर्म भाषा है, वो नहीं है, मात्र नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी संस्कृत में बहुत सारे विषय। आप सोचते हैं संस्कृत नहीं है। मैं तो संस्कृत किसी भाषा का जननी के रूप में देखना चाहिए, एक माता के रूप में देखना चाहिए। क्या फर्क है? जननी जन्म देती है, लेकिन माता पोषण करती है। तमिल तेलुगु आदि भाषाओं में एक विवाद है कि वो प्राचीन स्वरूप तमिल भाषा है, इसलिए वो मतलब संस्कृत नहीं बन सकती है। ठीक है, उस विवाद में पढ़ने वाले हैं। हम कहते हैं संस्कृत जननी न है। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम इत्यादि सभी भाषाओं में माता है, माता जैसी पोषण करने वाली। संस्कृत से पोषण मिला है, संस्कृत से इन भाषाओं को पुष्टि मिली है। तो इसमें किसी का भी प्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से संस्कृत का स्वरूप हमें विचारणीय है। मैं 4 बिंदु करना चाहता हूं। बिंदु किसी ने एक बहुत बार लिखते हैं लोग, संस्कृत is a classical language like Greek and Latin. I object this. I personally do not want the title of classical language for Sanskrit. Never. Sanskrit can take the role of classical language. I am not denying it, but it's not mere a classical language. देखिए, स्पष्ट रूप से विकिपीडिया ओपन करेंगे तो a classical language is a language with a literature that is classical. This is the definition. Classical literature is an ancient literature. Independent tradition arose mostly on its own. I agree to some extent. Must have a large and extremely rich body of ancient literature. But line, which is highly objectionable, is this: classical languages are typically dead languages. संस्कृत भाषा नहीं है, संस्कृत अमृत। जो भाषा सभी भाषाओं के नया नया शब्द निर्मित के धातु और प्रत्यय, धातु प्रत्यय जोड़ने की प्रक्रिया देती है, उसके द्वारा नया नया शब्दों का निर्माण नया नया भाषाओं में बन सकता है, वह भाषा जीवनी भाषा है। वह स्वयं कैसे मृत हो सकता है? तो मैं आपसे यही नहीं करूंगा, लेट अस नॉट कंसीडर लैंग्वेज। देखिए, वेयर इज लैटिन एंड ग्रीक? Greek and Latin languages are available only in old archives, old manuscripts. Sanskrit is not that sort of language. आज भी संस्कृत में बोलने वाले, संस्कृत में लिखने वाले, संस्कृत में रचना करने वाले अनेक काव्य प्रबंध निरंतर रचना संस्कृत के माध्यम से हो रहा है। तो संस्कृत एक मॉडर्न लिंग लैंग्वेज है, इसको क्लासिकल लैंग्वेज बना के डेड बनाइए। तो मुझे लगता है कि क्लासिकल लैंग्वेज के इन कोई लक्षण संस्कृत में नहीं मिलता है।
उसको क्लासिकल लैंग्वेज बनाना कितना सही है, इसको सोचना है। दूसरी बात, संस्कृत धार्मिक विचार से जुड़ता है, यह भी एक अर्ध सत्य है, क्योंकि संस्कृत भाषा के माध्यम से सनातन धर्म के वेद वेदांत इतिहास आदि वांग्मय इसमें मिलता है, लेकिन संस्कृत वांग्मय नहीं है। 20%, 90%, 90% of literature available in Sanskrit is not related to any religion. It is not religious literature. You can go and make a survey, conduct a survey. You will find Sanskrit is full of non-religious literature. जीवन के धर्मार्थ काम पुरुषार्थ संबंधी नाना आयाम और विज्ञान के संबंधी विपुल साहित्य संस्कृत में उपलब्ध है। वर्तमान लाखों में संस्कृत भाषा परिवार, संस्कृत भाषा में बोलने वाले बच्चे, तो मातृभाषी, संस्कृत मातृभाषी बच्चे भी है, वृत्तपत्र उपलब्ध है, आधुनिक विषय पर पाठ्य सामग्री उपलब्ध है। तो यह एक इतर संस्कृत, इतर की प्राकृत भाषा के तरह एक काल में जी हुआ भाषा ऐसा भी नहीं कहते। और वर्तमान संदर्भ में भारतीय भाषाओं की समस्या भी बड़ी है। देखिए, चाहे मराठी हो, कन्नड़ हो, इन सारी भाषाओं के बारे में यदि सोचेंगे, हमें लगता है कि एक सर्वेक्षण हो गया, तो यदि स्कूल और उच्च शिक्षा में इन भाषाओं के प्रति आदर नहीं है, इसलिए ये मृतप्राय है। तो नगर जीवन में ये सारी भाषाएं मूर्छित हो गए हैं। वैसे गांव में, देहात में लोग अपने अपने मातृभाषा में बोलते हैं, लेकिन वो भी एक तरह के अंग्रेजी माध्यम के कीटाणु से मूर्छित गए। वो नया कोरोना है, एक ऐसा है, एक अंग्रेजी का कोरोना पहले से आ गया है। वो कोरोना से किसी को पता भी नहीं रहा है, और सभी मतलब जब भी कोरोना पता चलता है तो ठीक है, हम लॉकडाउन कर सकते हैं, लेकिन किसी को पता भी नहीं है अंग्रेजी की कोरोना हमारे सभी मस्तिष्क में पहुंच गया है। वो अभी मूर्छित है सब लोगों को। तो मुझे याद आती है कहानी, इंद्रजित जब मोहनास्त्र का प्रयोग किया रामायण में, सभी लोग मूर्छित हो जाते हैं। तो एक कवि जाके जब से पूछते हैं, हे जांबवान, आप कोई बताइए। तो जांबवान कहते हैं, यदि भगवान जीवित है तो सारे कवि जीवित हैं। मैं कहता हूं, आज भारतीय सभी भाषाओं के शत्रु संस्कृत नहीं है। लोग दक्षिण में संस्कृत भाषा शत्रु जैसे हैं, लेकिन माता कभी अपनी पुत्रियों शत्रु नहीं बनती। शत्रु वो है, वो बहुत दूर से आकर यहाँ पर पूर्णतः आक्रमण किया है, किसी भाषाओं प्रगति में ये बाधा डाल रही है, वो है। तो अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं मैं, आई एम नॉट अगेंस्ट इंग्लिश, आई स्पीक इन इंग्लिश, आई यूज इंग्लिश, आई कम्युनिकेट इन इंग्लिश, write in English, I use English, but my thinking cannot be dominated by English. इतना मुझे फर्क रखना है। लेकिन आज सभी भारतीय भाषाओं की स्थिति ऐसे मूर्छित हो रहे हैं। इस स्थिति में यदि संस्कृत जीवित है तो सारी भारतीय भाषा जीवित है। यदि संस्कृत जीवित नहीं है तो भारतीय भाषा जीवित नहीं रहे। तो मैं कह रहा था, संस्कृत एक भाषा मात्र नहीं है, भाषा भी है। भाषा मात्र नहीं है तो क्या है? एक ज्ञान भंडार है, अक्षुण्ण ज्ञान राशि के महान भंडार है। भाषा वहां एक ताला है,
key to open that. If you don't know the language Sanskrit, you not get the wealth hidden in that box. That wealth is Sanskrit. तो संस्कृत भाषा नहीं है, वह अंतर्निहित ज्ञान राशि का नाम भी संस्कृत है। ज्ञान केवल लिखित और मुद्रित ग्रंथ रूप में जीवित है। We should note this. We should note this. एक केवल ग्रंथ के रूप में, मुद्रित ग्रंथ के रूप में जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए हमको यह प्रयास करना है, इस ज्ञान की परंपरा को रक्षा करने हेतु कुछ होगा, कुछ सैनिकों का तैयार करना होगा, वह उसको जीवित रख सकते हैं। तो एक विद्वत समुदाय, रक्षा हेतु समुदाय तैयार करना होगा हमें। तो इसको मैं कहता हूं बीज रक्षा। जैसे कृषि करते वक्त यदि कालांतर में कृषि करनी है तो अग्रिम कृषि हेतु कुछ चीज को कृषिक रक्षा कर देता है, रूप से रक्षा करने के लिए कुछ जगह में रख लेता है। उसी तरह बीज हेतु हमें संस्कृत के रक्षा के लिए कुछ विद्वत समुदाय को सिद्ध करना है, उसके द्वारा बीज रक्षा करें। आगे जब कृषि की जरूरत हो तब इसका कर सकते हैं। तो शास्त्रों के अध्ययन और परंपरा को जीवित रखना हमारा जिम्मेदारी बनती है। उसी तरह और एक चर्चा का भी है, आजकल ये बहुत चर्चा का विषय संस्कृत तथा, इस विषय पर भी मैं करना चाहता हूं। विज्ञान केवल आधुनिक विज्ञान की परिभाषा नहीं है। आधुनिक विज्ञान की परिभाषा में हम साइंस इज द साइंस विच इज करंटली अंडरस्टूड। नेवर। साइंस आगे बढ़ा है, और साइंस वो होता है जो परीक्षित ज्ञान होता है, जिसकी परीक्षा की गई है। द टेस्टेड नॉलेज कैन बी कॉल्ड साइंस। Who will fix the parameters? The modern science sets the parameter. उन्हीं मतलब मापकों द्वारा, उन्हीं मानदंडों द्वारा सभी का परीक्षा करते हुए वो विज्ञान नहीं है, ऐसा निर्णय का निष्कर्ष पर आने का एक गलती हो रही है। मॉडर्न साइंस इज द साइंस एक गलती है। मैं कहता हूं एक प्रकृति के बारे में हमारी व्यवस्थित परिकल्पना जो है वो साइंस है। वो प्राचीन भारत में ऋषि मुनियों के द्वारा यह विज्ञान अत्यंत रूप से प्रचलित था। उनके उदाहरण के रूप में हमारे बहुत सारे हैं, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी। मैं खुद उसमें प्रयास गण के द्वारा करता रहता हूं। तो भरतमुनि के भाषा विज्ञान, पतंजलि के योग, इसके बारे में मुझे बताना नहीं है, परीक्षा के द्वारा सिद्ध योग शास्त्र है। और कपिल मुनि का सांख्य, वराहमिहिर का काल दर्शन, भास्कर का गणित शास्त्र एक नहीं है, एक हजारों ग्रंथ के रूप में विज्ञान, ज्ञान विज्ञान परंपरा संस्कृत निहित है। संस्कृत को ये वैज्ञानिक तत्व कुछ अवधारणाएं के मतलब मूल आधार पर ज्ञान को हम समझना है। लेकिन द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस is somewhere missing. We are trying to test our knowledge with the lab, with the help of lab and the testing parameters that are created in modern sciences. इसके बारे में हमें सोचना है। कुछ प्राचीन वैज्ञानिक अवधारणा जो है, प्रिंसिपल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, वह संस्कृत में उसका नाम देना चाहता हूं संस्कृत। वह यदि हमें चाहिए तो हमें संस्कृत के प्रति देना चाहिए। मैं यहाँ कुछ एक तो हमारी रक्षा मतलब मॉडर्न साइंस के साथ प्राचीन विज्ञान को जुड़ने का प्रयास
में प्राचीन विज्ञान सत्य यह प्रूव करने के लिए मॉडर्न साइंस के पैरामीटर्स का उपयोग कर, ये वैज्ञानिक तथ्य ऐसा बनाने का जरूरत नहीं है। ये बहुत है, एक मॉडल को दूसरे मॉडल को कंपेयर आप नहीं कर सकते। देयर आर मैथमेटिक्स में हजारों मॉडल हो सकते हैं, ऑल कैन बी परफेक्ट। वो अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, अपने आप में वो अविसंगत होना चाहिए। वो अविसंगत तथ्य वैज्ञानिक बनता है। तो इन कंसिस्टेंट बनाने के लिए जो चाहिए वह हमें परीक्षा करनी चाहिए। तो प्राचीन विज्ञान से आधुनिक विज्ञान को जोड़ने का क्या है, आधुनिक विज्ञान प्रयोग में प्राचीन विज्ञान की अवधारणाओं को प्रयोग कर देखना, उसके माध्यम से नया मॉडल क्रिएट करना, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बदल सकती है। आधुनिक रूप से रोग इत्यादि को हम जैसे देख रहे हैं, उसको देखने की देखने की पद्धति बदल सकती है। तो इसमें करना है। आज इसी संदर्भ में और एक वक्तव्य में आपके सामने रखना चाहता हूं। आज जितने भी विद्या स्थान हमारे हैं, जैसे गणित हो, प्राचीन गणित को भी लेके, चाहे गणित, आयुर्वेद, प्राचीन आयुर्वेद तथा ज्योतिर्विज्ञान, वास्तु विज्ञान तथा हमारे भाषा विज्ञान, तो सभी मतलब जितने योग शास्त्र के योग विज्ञान है, इन सब शास्त्र विद्या शाखाएं जो हमें आज भारत के प्रतिष्ठा हेतु रहे हैं, द्वारा, योग के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा, तो प्रतिष्ठा बढ़ रही है। When we see them, they are all now visible on the sky. But my fear is, if they are cut from the root, they may not live for long in the. उदाहरण देता रहता हूं, इन भारतीय ज्योतिषादि विज्ञान जो है, ये कटिक पतंग जैसा बन गई है। कटिक कैसा होता है, तो उसका रूट से वो कट गया है, सूत्रित बन गया है, रूट से कट गया है, तो वो कटी पतंग बनते ही दिख रहा है, कुछ दिनों तक दिखता रहता है, नीचे नीचे आ जाता है। तो मेरा निवेदन ये है कि जब तक वो कटी बनकर नीचे गिर न जाए, तक हमें मूल से उसको जोड़ना है, संस्कृत से जोड़ना है। वो आयुर्वेद धीरे धीरे मॉडर्न मेडिसिन बन रहा है, तो वो टेंडेंसी को रोकना है। जब वो टेंडेंसी में गिर जाएंगे, तो मेरी मान्यता है कि हमें मूल सूत्र से बांध के रखना है। मूल सूत्र संस्कृत है, तक हम नहीं जोड़ेंगे तब तक यह सारा कटी पतंग बनेंगे। तो मैं इस संदर्भ में 5 सूत्र आपके साथ रखना चाहता हूं। आज के नई शिक्षा नीति के अनुमान लेने के संदर्भ में कुछ संदेह बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। संस्कृत एक भाषा के रूप में संस्कृत कैसे हमें रखना है। Actually, when we were, I was part of the team when Minister of HRD has constituted a committee for developing an action plan for the development of Sanskrit. In the year 2015, I was part of that committee, and when we were drafting the entire action plan, in the committee there were many stalwarts like chairman and AICT chairman and other institutions who are taking part. Even the advisor of the Prime Minister was part of that committee. When we sent a request to all of them to give their opinion about Sanskrit education, all of them, honestly told us, advised, you may write that Sanskrit must be a compulsory language in school education. Only 4 Sanskrit scholars did not take that
We told them never. Sanskrit, when you make Sanskrit as a compulsory, there is a danger. संस्कृत को गवर्नमेंट को नहीं बनाना है, संस्कृत अनिवार्य बनना चाहिए बाय डिमांड। प्रजा के द्वारा ऐसी एक अपेक्षा चाहिए ये हमें संस्कृत अनिवार्य है। यदि हर एक व्यक्ति भारत में सोचेगा तब क्यों नहीं बनेगा संस्कृत अनिवार्य? देखिए आज यदि लोग है अंग्रेजी अनिवार्य, अंग्रेजी को ऑप्शन करिए, even then it becomes inevitable, because if you make it, even if you make optional, if people want it, it becomes तो संस्कृत को इनोवेटेबल नहीं बनाना, कंपलसरी नहीं बनाना है। कंपलसरी बनाने के लिए जो है उस सोच को समाज में बनाना है, उसके लिए हम आएंगे। सो इन दैट सेंस विद्यालय शिक्षा में संस्कृत की शिक्षा हेतु त्रिभाषा सूत्र को अनुष्ठान में लाना होगा। वो भी एक हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा होना चाहिए, अंग्रेजी सहित, मातृभाषा सहित, हिंदी सहित सारी भाषाओं को समान वैकल्पिक स्थान चाहिए। इसका मतलब है किसी भाषा को विशेष स्थान न देते हुए वो ऑप्शनल रहना चाहिए। कोई किसी लैंग्वेज को ले सकता है, 3 भाषा को पढ़ना है, अपनी माता को पढ़े, मातृभाषा का प्रचार हो जाता है, उसके साथ अंग्रेजी चाहे तो अंग्रेजी पढ़े, चाहे तो हिंदी पढ़े, संस्कृत चाहे तो संस्कृत पढ़े। तो जब इस तरह का ऑप्शनल बन जाएंगे तो सूत्र भारत भर रहेगा। तो शिक्षा में मैं मानता हूं तथा संस्कृत तथा भाषा की, हिंदी भाषाओं का एक बहुत बड़ा मिलने वाला है। उसी तरह संस्कृत एक भाषा के रूप में नहीं, एक विज्ञान के रूप में उसका होना चाहिए। तो जैसे योग शिक्षा अत्यंत अनिवार्य शिक्षा बन गई है, योग शिक्षा के बिना पूर्ण नहीं होता। कोई डिग्री नहीं ले सकता योग शिक्षा के बिना। तो आजकल लर्निंग कम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क नया बना है, तो सारे विषयों में योग एक अनिवार्य अंग के रूप में आ गया। हेल्थ कॉन्शियसनेस अनिवार्य अंग के रूप में, भारतीय संविधान अनिवार्य अंग के रूप में, हमारे निसर्ग के बारे में एनवायरमेंट एक अनिवार्य रूप में, लीडरशिप अनिवार्य रूप में, एक संवाद के लिए जो शक्ति चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल एक अनिवार्य अंग बन गया है। उसी तरह संस्कृत भी संस्कृत का एक विज्ञान शाखा का परिचय भी एक अनिवार्य अंग बनना चाहिए। ये भारतीय विज्ञान परंपरा का परिचय का अनिवार्य बनना चाहिए। जैसे वैशेषिक दर्शन साइंस फैकल्टी में, और न्याय मीमांसा लॉ फैकल्टी में, कौटिल्य अर्थशास्त्र का परिचय पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स में, पाणिनीय सभी भाषा विज्ञान के क्षेत्र में, और योग विज्ञान का सभी साइकोलॉजी के क्षेत्र में, नाट्यशास्त्र इत्यादि, ये इस तरह एक परिचय रूप से संस्कृत का शिक्षा में जोड़ना अनिवार्य है। उसी तरह आज हमने संस्कृत को या संस्कृत संबंधित विचार जब प्रोजेक्ट्स लिया है, ऑल प्रोजेक्ट्स द नॉलेज। आज हम सोच रहे हैं, मैं डॉक्टर विजय भट्ट के साथ बात कर रहा था और मेरे मित्र डॉक्टर साई सुसल्ला के साथ बात कर रहा था। हम सोच रहे हैं, एक नया सोच को एक सूत्र दिया हमने, वो है मिशन मोड प्रोजेक्ट्स। आज के बाद कोई प्रोजेक्ट रहेगा तो मिशन मोड प्रोजेक्ट रहेगा, एक उद्देश्य साथ रहेगा। जैसे इसरो का प्रोजेक्ट है, मोड प्रोजेक्ट है, उस तरह का प्रोजेक्ट रहेगा। उसके द्वारा भारतीय विज्ञान, भारतीय विद्या के सभी स्थानों का भी रक्षा अपने आप में होगी, उसके लिए ज्यादा प्रयास करना नहीं है। तो हम आजकल बता रहे हैं भारतीय शिक्षा पद्धति को लेना चाहिए, विचार प्रणाली भारतीय होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पाश्चात्य विचार प्रणाली के स्थान पर भारत को स्थापन करना यदि आवश्यक है तो भारतीय संस्कृत निष्ठ भारतीय विद्यास्थान के अभिनव नमूनों का, सो
I would like to place this in English. The Sanskrit-based Indic knowledge systems or Indic traditions exhibit a great amount of models. The new models are given. Those models are not part of the thinking process. So I urge, if we study Nyaya Vaisheshik, if we study the Paninian system, we get a new model, and those models will help us to perceive the world in a different way. Therefore, if we want to eliminate the Western paradigms in our thinking process, we should introduce these models which are available in Sanskrit-based Indian knowledge system. इस रूप से संस्कृत विचार प्रणाली के रूप में पुनः प्रतिष्ठापित हो सकती है। यह संस्कृत है, ये मॉडल्स जो है यह संस्कृत है। तो इसी संदर्भ में मैं एक घटना मुझे याद आती है। 4 साल से पहले जब कोई पत्रकार मुझे फोन किया, वो मुझे पूछती है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक संस्कृत कंपल्सरी सब्जेक्ट, इंट्रोड्यूस संस्कृत compulsory subject in schools. What is your opinion and why it is to be done? Then I paused for 30 seconds and I asked her, I don't answer this question, but I will ask you a question. She asked her, tell me why mathematics is compulsory in school. She said, I got answer. यदि गणित, mathematics is compulsory, why it is compulsory? The same answer is for Sanskrit. तो विद्यालय में यदि ये समझना है वैज्ञानिक व्यवहार निष्कर्ष की भूमिका निभाती है गणित। गणित एक विज्ञान की भाषा देती है, विज्ञान को एक भाषा देती है और विज्ञान को परिभाषित करती है और विज्ञान वैज्ञानिक चिंतन के पैरामीटर देती है, तो एक भूमिका निभाती है। संस्कृत भी विचार की भाषा है, निष्कर्ष विचार की भाषा है, इसलिए संस्कृत को संगणक से लोग जुड़ते हैं। मतलब जैसे संस्कृत इज a perfect for computation. Why? It is this reason that Sanskrit could generate a clear thinking. So language of clear thinking, it develops thinking patterns in a scientific manner. माइंड में एक थिंकिंग पैटर्न्स बनते हैं, वो संस्कृत के द्वारा हो सकता है। इसलिए आज इंग्लैंड के स्कूलों में भी कुछ में प्रयास किया जा रहा है संस्कृत को उच्चारण के हेतु और थिंकिंग पैटर्न बनाने के लिए संस्कृत को वो इंट्रोड्यूस है। उसके बाद वो ये प्रयोग में भी है, उनकी गणित शक्तियां वर्धमान हो रहे हैं। इस दृष्टि से तो मैं ज्यादा बोलते हुए और कुछ विषय मेरे सामने हैं, लेकिन एक विषय पर मैं टिप्पणी करूं। समाज में आज व्यक्ति बनाने की जो शिक्षा का प्रयोग होता है, एक व्यक्ति को संस्कारित करने के लिए संस्कृत चाहिए, तभी समाज में धर्म व्यवस्था बन सकती है। तो यदि समाज में आज अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, तो संस्कृत की दूरता ही कारण है। मान लीजिए हमारे लैंग्वेज गवर्न्स अवर थिंकिंग गवर्न्स अवर बिहेवियर। हमारे बिहेवियर में एक लड़का एक लड़की को एक भोग वस्तु के देख रहा है, तो उनके मन में एक दर्शन है। जो दर्शन विवेकानंद जी को हुआ था, जो दर्शन विवेकानंद जी को था, वह दर्शन उस तरुण युवा में नहीं है। वो कहां से बनता है? दर्शन शब्द ही यदि मिसिंग है तो दर्शन कहां हो सकता है? तो दर्शन में जो भाव है, दर्शन में जो
स्वर्ण है, वो दर्शन में जो भक्ति है वो मिसिंग है. ही कैन ओनली सी, ही कैन ओनली परसीव, ही कैन नॉट हैव दर्शन. तो दर्शन को यदि रोकना है, रक्षित करना है, तो हम दर्शन की भाषा को भी रक्षित करना है. तो मैं संस्कृत, एक ही सूत्र से मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूं. संस्कृत फ्यूचर. किसी ने कहा था कि भविष्य के बारे में सोचना है. मैंने कहा संस्कृत की भविष्य के बारे में सोचने वाले आप कौन होते हैं, मैं कौन होता हूं. यदि भविष्य बारे में सोचना है, मेरे भविष्य के बारे में सोचना है, मेरे देश के भविष्य के बारे में सोचना है, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना है, वह भविष्य संस्कृत में है. ये संस्कृत फॉर फ्यूचर, तो व्याय संस्कृत. तो संस्कृत यदि भविष्य मजबूत बनाए तो संस्कृत आधारित राष्ट्र निर्माण करना है. इसलिए संस्कृत चाहिए. केवल एक भाषा मात्र नहीं है और ज्ञान मात्र नहीं है, एक संस्कार देने वाला तत्व, वैचारिक प्रणाली सृजन करने वाला तत्व है. वह हमें चाहिए. यही इसी अर्थ में भारत शिक्षण मंडल के द्वारा आधुनिक काल में गुरुकुल पद्धति का पुनरुत्थान की परिभाषा आ रही है. उस परिभाषा का मूल सूत्र यही संस्कृत का स्वरूप और तत्व. सो विद दिस प्रपोजल I would end my talk. I'll be happy to take a few questions if time passes. तो मेरे वक्तव्य को स्वीकारा है. उसमें संस्कृत, is there any movement forward to learn Bhagavad? Kindly share your views. मैं जब संस्कृत बोला, संस्कृत एक भाषा मात्र नहीं है. जब मैंने the meaning is itself, even Bhagavad Gita is my Sanskrit encompasses Bhagavad Gita also. And there was a movement by Vivekananda, some yogi, संस्कृत योग गीता. तो संस्कृत योग और गीता के बिना संस्कृत नहीं हो सकता है. और योग तथा गीता संस्कृत मिलके, तो ये एक त्रिमूर्त पूर्ण रूप से हमको देखना है. इसको अलग अलग नहीं बना सकते. इसलिए भगवत गीता संस्कृत का मूवमेंट है तो भगवत गीता मूवमेंट है, भगवत गीता मूवमेंट है, संस्कृत का भी मूवमेंट है. योग तो उसके साथ ही है. हाँ, कुछ कमेंट है. सरकार तथा कुछ लोगों का निहित स्वार्थ की कार है या नहीं है. तो देखिए, आज के सरकार, आज के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार है, बहुत स्पष्ट रूप से संस्कृत के प्रति अपना अभिप्राय को स्पष्ट किया है. अभी संस्कृत विश्वविद्यालय स्तर के मान्यता उनको दिया गया है. उसमें भी खुशी की बात है कि इसमें कोई विवाद नहीं था. सरकार जब शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय ने इसको जब प्रस्तावित किया लोकसभा राज्यसभा में, कोई किसी पार्टी के किसी सदस्य ने उसको नहीं किया. सभी ने उसको स्वीकार लिया, स्वागत किया. यही है, भारत में एक ऐसा एक तत्व है जो सबके लिए मान्य है, वह संस्कृत. तो इसका लाभ चाहिए. तो यदि सर्वमान्य कुछ है तो उसके सबको हम बांध सकते हैं. तो राष्ट्र अखंडता का निर्माण के लिए संस्कृत एक तत्व है. इसको अभी हमारे सरकार ने उसको सिद्ध किया है लोकसभा और राज्यसभा में, सभी के मान्य हो गया है. तो मैं मानता हूं सरकार इसमें कर रहा है. लेकिन जब पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं, देखिए मैं हमेशा कहता हूं, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, पार्टिसिपेशन के बिना कोई श्रेय अभ्युदय नहीं बन सकता है. यदि
हमारा समाज अभ्युदय चाहिए, सामाजिक अभ्युदय, तो अवश्य रूप से पीपीपी ही अपनाना है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन। जब तक समाज अपनी तरफ से उसमें शामिल न हो, केवल सरकार हम नहीं कर सकते। तो भारतीय के इतने महत्व, हाँ, सारी भाषाओं को समान रूप से त्रिपुत्र में एक अवसर में दिया जाए, तब शिक्षा में यह आ जाएगा, तो सभी भाषाओं के लिए अपने आप में एक महत्व मिलेगा। ये हमारा मत है। हाँ, वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में जो बताया, मैंने जो बताया वह आज के जो प्रसिद्ध मैथमेटिक्स है वो भी उसी परंपरा के एक है। वास्तविक रूप से उससे बड़ा एक गणित का स्वरूप हमारी परंपरा में है। हाँ, कुछ पुष्पेंद्र जी है, संस्कृत देववाणी है, संस्कृत उच्चारण से वायुमंडल में और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। देखिए, यदि योग के द्वारा एक बीज वर्ण का उच्चारण से, ओंकार का उच्चारण करने से इतना लाभ मिल रहा है, तो उसी उसी आधार एक सिद्ध हो गया, तो उस सिद्ध आधार पर हम इसको बार बार प्रूव करना है। तो संस्कृत के जितने भी बीजाक्षर है उसको ठीक ढंग से उच्चारण करने से अवश्य एक वाग योग मिलेगा, वाग योग मिलेगी। महाभाष्यकार अपने में वाग योग शब्द की प्रयोग, वाग योग है, वो भी एक योग है। शरीर से आसनादि द्वारा, यम नियम आसनादि द्वारा हम योग साधना करते हैं, वहां ओंकार प्रयोग करते हैं। वह ओंकार एक संस्कृत बीजाक्षर है। तो मान लीजिए तरह पूरे संस्कृत का जितने भी उच्चारण है, वह उच्चारण एक योग बनता है, वाग योग बनता है, जब ध्यान पूर्वक ठीक ढंग से उच्चारण किया हो। जैसे जैसे मराठी हो या कन्नड़ हो, तेलुगु हो, ये सारी भाषाएं जैसे जैसे वो उच्चारण सहित हो जाते हैं और अर्थ से जुड़ते हैं, वैसे वो संस्कृत के प्रति जाते हैं, संस्कृत के जाते हैं, एक दिन वो संस्कृत बन जाते हैं। इसलिए संस्कृत मूल नहीं है, स्रोत नहीं। इन भाषाओं के लिए संस्कृत लक्ष्य है, संस्कृत आगे है। तो लक्ष्य के रूप में इन भाषाओं को देखना चाहिए, संस्कृत को देखना चाहिए। ये सारी भाषा जैसे नदी सागर के प्रति बहते हैं, वैसे ये सारी भाषाएं सागर के प्रति बहते हैं। तो इस विषय पर मेरे साथ बहुत सारे लोग सहमत हैं। तो मैं अभी आपसे लोग संस्कृत लर्निंग के बारे में पूछ रहे हैं, संस्कृत का लर्निंग कैसे संभव है। मैं संस्कृत भारती के हूँ, और संस्कृत भारती के द्वारा आप 10 दिन में संस्कृत बोलना सीख, आरंभ मात्र है, वही अंत नहीं है। लेके जाके आप अध्ययन स्वाध्याय कर सकते हैं, और आगे जाके आप शास्त्रार्थ दे सकते हैं, आगे दर्शन के अध्ययन कर सकते हैं। आपका जीवन एक अमृतमय जीवन होगा, कोई संदेह नहीं है। तो संस्कृत का अध्ययन के बारे में भी आजकल बहुत सारे उपलब्धियां हैं, बहुत सारे तंत्र टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। संस्कृत का विश्लेषण से वो भी आपको अवेलेबल है। तो आज मतलब मैं 20 साल से पहले और 20 बाद में मैं देखता हूँ, तो संस्कृत को एज ए लैंग्वेज सीखने के लिए आपको इतनी सामग्री उपलब्धि है, उतनी 20 साल से पहले लोगों को उपलब्ध नहीं होती। इस दृष्टि से हम सब भाग्यशाली हैं।
दो बांटना चाहता हूं। एक जो है संस्कृत एक भाषा के रूप को सीखना, संस्कृत को एक विचार प्रणाली के रूप में हमारा मन में लेना, आधारशिला। ये संस्कृत सूत्र है, ये संस्कृत नहीं है। संस्कृत एक सोच है, भाषा है। संस्कृत एक आत्मा है, केवल शरीर नहीं है। लेकिन शरीर के साथ आत्मा होना चाहिए। शरीर आत्मा के जैसा वियुक्त नहीं हो सकता है। जल और पात्र के संबंध जैसा होता है, जैसे गंध पुष्प के संबंध होता है और मधु और उसका रस का संबंध होता है, उस तरह संस्कृत और भाषा, संस्कृत भाषा स्वरूप, संस्कृत की विचार प्रणाली, ये दोनों साथ साथ हो सकते हैं। इसलिए यदि भारत हमारी शिक्षा में भारतीयता को हम फिर से पुनः करना तो अवश्य संस्कृत सूत्र के द्वारा ही साध्य हो सकता है। इन्हीं शब्दों में आप आदर करना चाहता हूँ। आप सब बहुत बड़े शिक्षाविद हैं और यू आर ऑल ग्रेट। some of the vice chancellors are present here. Many leaders of education system are present here. It is just my views with you, ideas with you. There may be differences of opinions. We can consider and we can share our ideas and we can think, transform ourselves and transform. With these words, once again, I thank organizers of भारतीय शिक्षण मंडल के अध्यक्ष जी तथा कार्यदर्शी सचिव महोदय मुकुल जी कानेटकर महोदय जी को प्रणाम मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। संदर्भ में गुरुकुल पुनरुत्थान के जो प्रक्रिया है उसमें मैं भी अपना आहुति देने के लिए तैयार, और लोग हम सब जुड़ेंगे भारतीय शिक्षण मंडल के साथ। भारतीय शिक्षण मंडल के साथ एक नया भारत का निर्माण करेंगे। संस्कृत उसके लिए आधारशिला होगी, शिक्षा उसके लिए एक साधन। धन्यवाद, नमस्कार।